हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हम लोग स्वरों के प्रकार पढ़ चुके थे। स्वरों के प्रकार के बाद हम लोग ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर लास्ट पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने बात करनी थी वो करनी थी जीव के आधार पर या जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हाँ, जिन लोगों ने अभी ये वर्णमाला चैप्टर को फॉलो नहीं किया है वो पिछला वीडियो जरूर फॉलो करें, फिर इसके बाद ये देखें तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात करें हम लोग तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन? अग्र, मध्य और पश्च। अब हम लोग उनके अंदर स्वर देखेंगे और क्या होते हैं ये देखेंगे। क्या है कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर तो इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर क्वेश्चन बात करा जाए कि अग्र स्वर में कितने स्वर आते हैं तो अग्र में आते हैं आपके 11 में से 5 और पश्च में भी 11 में से 5 और बचा हुआ 1 आता है आपका कहाँ पे? मध्य में। तो सबसे ज्यादा सरल याद करना है अगर किसी को तो वो है मध्य स्वर। मध्य स्वर में आप ऐसे कह सकते हैं कि क्या आता है आपका? सिर्फ छोटा आ आता है। सबसे ज्यादा सिंपल कौन सा है याद करना? मध्य स्वर। अगर हम लोग बात करें अग्र स्वर की तो अग्र स्वर में आपका छोटा ई, बड़ा ई, बड़ी ए और ऋषि, ये 5 स्वर आपके आते हैं अग्र स्वर में। अगर हम लोग बात करें पश्च स्वर की तो पश्च स्वर में आएंगे आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 5 आपके किस में आएंगे? पश्च स्वर में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। आपको हो सकता है 3 ऑप्शन दे दे अग्र स्वर के और 1 ऑप्शन आपका किसका मिल जाएगा? पश्च स्वर का मिल जाएगा। अगर आपको पता होगा तो आप लगा देंगे और यदि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप हो सकता ना लगा पाए। अब हम लोग इसके बाद कौन स्वरों की बात करेंगे तो अब हम लोग बात करेंगे तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम लोग क्या बात करेंगे? तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उन्हें भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। उन्हें अगर 4 भाग कौन कहे जाएं कि समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। ये 4 भाग किसके होंगे? तालु के आधार पर। और इन्हें विवृत को क्या कहते हैं? ओपन। अर्धविवृत को कहते हैं हाल्फ ओपन। समृत को कहते हैं क्लोज और अर्धसमृत को कहते हैं हाल्फ क्लोज। ठीक है, अब हम लोग उन्हें देखते हैं। अगर हम बात करें तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण का तो देखेंगे तालु के आधार पर कौन से होंगे आपके? 4 होंगे। आप कहेंगे 4 कौन कौन से? विवृत, फिर अर्धविवृत और फिर समृत और अर्धसमृत। ये आपके हो गए तालु की स्थिति के आधार पर। विवृत का मतलब होता है आपका ओपन, अर्धविवृत का हाल्फ ओपन, समृत का क्लोज और अर्धसमृत का हाल्फ क्लोज। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं इन चारों के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विवृत की तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक स्वर आता है, कौन सा? बड़ा आ। अर्धविवृत की बात करें तो इसके अंतर्गत 3 स्वर आते हैं,
कौन से? बड़ी ए, औ और छोटा आ। समवृत्त के अंतर्गत ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। और अर्ध समवृत्त की बात करें तो ए और ओ। ये आपके होते हैं तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। अब हम लोग तालु के बात करेंगे जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर यदि हम लोग स्वरों की बात करें तो इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक सजातीय स्वर, एक विजातीय स्वर। अब सजातीय क्या होते हैं? सजातीय ये होते हैं कि उसके साथ उसका लघु स्वर आए और दीर्घ स्वर आए। आप ये कह सकते हैं जैसे छोटी ई और बड़ी ई एक साथ आ जाए तो क्या हो जाएंगे? सजातीय स्वर हो जाएंगे। छोटा आ, बड़ा आ एक साथ आ जाए तो क्या हो जाएंगे? सजातीय स्वर हो जाएंगे। और यदि छोटा आ और बड़ी ई अगर एक साथ आ जाए तो ये दोनों पेयर अलग अलग हुए तो ये कैसे हो जाएंगे? विजातीय स्वर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जाति के आधार पर स्वर देखेंगे, ठीक है। यदि हम लोग जाति के आधार पर स्वर की बात करें तो देखेंगे स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया। जाति के आधार पर कौन कौन से? सजातीय एवं विजातीय। सजातीय एवं विजातीय, सजातीय एवं विजातीय, ठीक है। सजातीय में अगर हम लोग बात करें तो आएंगे छोटा आ, ये दीर्घ और लघु जो स्वर साथ में आएंगे वो किस में आएंगे? सजातीय में आएंगे। और जो पेयर में नहीं होंगे वो किस में आएंगे? विजातीय में आएंगे। जैसे विजातीय के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बड़ा आ, सॉरी छोटा आ और छोटी ए, या बड़ा छोटा आ या बड़ी ए, छोटा आ या ई, ये सारे स्वर कैसे होंगे? विजातीय होंगे। जो कैसे होंगे? एक ही जाति के नहीं हैं, हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। जो हमारे 11 स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर जो पिछले वीडियो में कवर किए थे। फिर हम लोगों ने पढ़े जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। फिर हम लोगों ने तालु के आधार पर स्वर पढ़े। और अभी हम लोगों ने किस पे? जाति के आधार पर स्वर पढ़े, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान, या हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान देखेंगे क्या होता है स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कंठ से तो आप कहेंगे कंठ से आपका होगा छोटा आ कौमा बड़ा आ। फिर तालब्य से आप कहेंगे छोटी ई और बड़ी ई। फिर मूर्धन्य से आप कहेंगे ऋषि, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग दंत से तो आप बताएंगे ल्रा। ये बेसिकली संस्कृत का है, इसे अलग कर लेना, कभी कभार हिंदी में पूछ लिया जाता है इसलिए यहां करा दिया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे ओष्ठ से बड़ा ऊ और औ, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से हो गया होगा। इसके आगे अगर हम लोग बात करें नासिक से
नासिक से आपका कौन सा आएगा, अंग। ये भी स्वरों में नहीं आता, ये भी क्या होता है, अयोगवाह होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, अयोगवाह। मैंने बताया था अंग और अंगा क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे कंठ तालव्य से। हम लोग बात करेंगे कंठ तालव्य से। कंठ तालव्य में कौन कौन से आएंगे, छोटी ए और बड़ी ए। फिर बात करेंगे कंठोष्ठ से। कंठोष्ठ में कौन आएंगे, ओ और औ। ये हमारे स्वरों के क्या हो गए हैं, उच्चारण स्थान हो गए हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि हिंदी में कुछ अक्षर होते हैं, उनमें कुछ बिंदु प्रयोग होते हैं जो कि 4 प्रकार के होते हैं। उन बिंदुओं के नाम क्या होते हैं, अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उन्हें देखेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे जो अक्षरों पर बिंदु विशेष प्रकार के प्रयोग होते हैं, हम लोग उन पे बात करेंगे। खासकर हिंदी में आपको 4 बिंदु देखने को मिलेंगे, तो हम लोग देखेंगे वो किस प्रकार होते हैं। पहले यदि हम लोग देखें, हम लोग कोई अगर अक्षर बनाते हैं तो हम लोग पहले एक ऐसे रेखा खींचते हैं, ठीक है, फिर एक ऐसे रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो पहला तो यही पूछा जाएगा कि ये जो ऊपर वाली रेखा है उसका नाम क्या होता है, तो हम बताएंगे उसका नाम होता है सीरो रेखा। उसका नाम क्या होता है, सीरो रेखा। फिर आपसे इस रेखा का नाम पूछा जाएगा, इसका नाम होता है खड़ी पाई। इसका नाम क्या होता है, खड़ी पाई, ठीक है। फिर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बनाया का, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है, का बनाया है, ठीक है। का में आप अगर देखेंगे कि बिंदु के बारे में बात करेंगे तो आपको अगर शब्दों में देखेंगे तो एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब इन बिंदुओं के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे जब इस बिंदु का नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इसका नाम अनुस्वार। क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा अनुस्वार, जो कि हम लोग अंग की बिंदी के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसका नाम पूछा जाएगा तो इसका नाम होता है पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर बिंदु, ठीक है। आपने ये आप नासिक के व्यंजन में पढ़ेंगे, जब वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे तो नासिक व्यंजन में देखेंगे इसे। तो ये क्या है, ऐसे होता है ड़ा के आगे। ये सिर्फ हिंदी में एक ही वर्ड है, ठीक है, अगर इसके बारे में बात हो। अब आपसे पूछा जाएगा इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ताड़न जात बिंदु। ताड़न जात बिंदु, ताड़न जात बिंदु, या इसे क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त बिंदु, या क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त बिंदु। इन्हीं से उत्क्षिप्त व्यंजन बने हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ये, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन में बिंदी यहाँ पे नहीं आती है, अगर यहाँ पे कर दोगे तो वो नासिक के व्यंजन हो जाएगा अड़ा में, ठीक है। इसे विशेषकर ध्यान रखना है। फिर ये आपसे पूछा जाएगा, ये कहलाता है नुक्ता। इसे क्या बोला जाता है, नुक्ता बिंदु, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, नुक्ता बिंदु। अब ये बिंदु किन अक्षरों में प्रयोग होता है, ये कुछ ही जो हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, ये सिर्फ उन्हीं में प्रयोग होता है, जैसे कागज, ठीक है, ऐसे शब्दों में। तो हम लोग देखेंगे वो अक्षर कौन कौन है जहां पर ये बिंदु प्रयोग होगा। का, ख, ग और जा और फा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं अरबी फारसी की नवीन ध्वनियाँ। कहाँ, हिंदी में हम लोग इन्हीं को क्या कहते हैं, अरबी फारसी की नवीन ध्वनियाँ, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं अरबी फारसी की, अरबी फारसी की नवीन ध्वनि, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं के आगे ऐसे करके प्रयोग होते हैं नुक्ता, ठीक है। आपको मिल जाएगा, कागज में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप अगर गौर करेंगे पेपर में, खासकर आपको ये देखने को शुद्धिकरण कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ न्यूज़पेपरों में, या फिर कुछ ऑथेंटिक बुकें हैं आपको उनमें भी मिल सकता है, ठीक है। हम लोग ये बिंदु के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। ऊपर वाला जो बिंदु होगा सीरो रेखा के ऊपर, उसे क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे।
जो शब्द के साइड में होगा उसे क्या कहेंगे, पंचवां अक्षर बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये जो नीचे होगा उसे ताड़नजात बिंदु या उत्क्षिप्त बिंदु कहेंगे। फिर जो साइड में होगा उसे कहेंगे नुक्ता बिंदु। ठीक है, अब ये प्रयोग किन में होता है, ये चार व्यंजन हैं जिनमें ये प्रयोग होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अरबी फारसी की नवीन विकसित ध्वनियाँ किसे कहेंगे, जिसमें ये बिंदु लगे होंगे। ठीक है, विशेषकर आप सिंपल का और खा और इसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जिनमें ये बिंदु प्रयोग होगा उसे ही कहेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन पर। ठीक है, हम लोग अब किस पर बात करेंगे, व्यंजन पर। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, हम कहेंगे कि वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो व्यंजन क्या होंगे, हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। ठीक है, हम क्या बताएंगे, व्यंजन क्या होंगे, हम बताएंगे कि वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे कि अगर हम लोग बात करें व्यंजन में, तो कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, अगर हम लोग बात करें व्यंजन कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 33। ठीक है, ये 33 कैसे होती है बताएंगे। आप कहेंगे कि मुख्यतः व्यंजन 3 भागों में विभाजित हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला होगा आपका वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25। ठीक है, सेकंड हो गए अंतस्थ व्यंजन, सेकंड होंगे अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होगी आपकी 4। थर्ड होंगे ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जिनकी संख्या होगी 4। आप ऐसे कह सकते हैं 25 4 29 4 33। आप कहेंगे कि कितने हुए, 33 व्यंजन हो गए हैं। ये व्यंजनों का फॉर्मेशन है। अब हम पहले इसमें बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। ओके, पहले हम लोग देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो हम लोग कहेंगे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे, ये होते हैं या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। ऊष्म व्यंजन तो आप बताएंगे इनकी भी संख्या 4 होती है। आप इन्हें बड़ा सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। आप कहेंगे तीनों सा और हा। तीनों सा कौन कौन से, श, स और हा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग वर्गीय व्यंजन पढ़ेंगे, महाप्राण पढ़ेंगे, अल्पप्राण पढ़ेंगे, घोष पढ़ेंगे, अघोष पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।